तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर। एक्चुअली ये 1971 वॉर जो हुआ था, ये शुरू हुआ था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि ये ईस्ट पाकिस्तान आपका था और ये वेस्ट पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान दो थे, एक ये और एक ये मिला करके एक कंट्री बनती थी। तो ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज के तारीख में बांग्लादेश कहते हैं। तो इन इन दो ईस्ट और वेस्ट के बीच में तब से खटपट चल रही थी, जब से देश आजाद हुआ था 1947 में। तो इनके बीच में टेंशन क्या था? टेंशन ये था कि अ, वेस्ट पाकिस्तान वाले, ये जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार कहते हैं, समझदार समझते हैं, अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं, ये हमेशा से इनको एक्सप्लॉइट करते थे। क्या करते थे? ये इनको, चूंकि ये इन पर्टिकुलर जियोग्राफी में रहते हैं, तो ये थोड़े से गोरे होते हैं, थोड़ा ये साफ उर्दू बोलते हैं, और ये यहाँ पर जो रहते हैं ईस्ट ईस्ट वाले, ईस्ट जो बांग्लादेश के हैं, ईस्ट पाकिस्तान वाले, वे प्रेफरेबली बंगाली बोलते थे और अभी भी बंगाली ही बोलते हैं, और उन्हें दे आर प्राउड ऑफ देयर बंगाली लैंग्वेज। उनका कल्चर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही अलग हो जाता है। तो इनकी वजह से इन दोनों के बीच में खटपट थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में भी उर्दू बोला जाना चाहिए और बांग्लादेशी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से बंगाली बोलना एक हिंदू कल्चर का प्रमाण था। तो ये तो एक लैंग्वेज था। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ थी ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बावजूद जितनी इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल पावर, सारे के सारे आपके वेस्ट पाकिस्तान में थे, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन यहाँ से कम थी। और भी कुछ रेशियल डिफरेंसेस, ये लोग इनको तुच्छ मानते थे। वेस्ट पाकिस्तान वाले जो अभी के दौर में पाकिस्तान है, वे बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को तुच्छ मानते थे। तो ये टेंशन बहुत ज़्यादा चलता ही रहा। तो हुआ यूं कि ये 1970 की बात है। 1970 में जनरल इलेक्शन हुआ और इत्तेफाक से अ, यहाँ के जो अवामी दल के एक नेता जियाउल मुजिबुर रहमान, सॉरी, मुजिबुर रहमान जो थे, वे इलेक्ट हो गए, वो मेजॉरिटी से जीत गए। अब इनको लगी मिर्ची, क्योंकि अब चूंकि रहमान साहब जो थे यहाँ के, जो और मुजिबुर रहमान यहाँ से इलेक्ट हो गए। अब ये अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ये अपने कल्चर को हो सकता है यहाँ भी प्रमोट करे या पूरे बांग्लादेश में प्रमोट करे। तो इनको ये गंवारा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, उस समय के जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय की जो सेना में, मिलिट्री में जो ऊंचे तबके के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, उसकी उपाधि नहीं दी, मान्यता नहीं दी, और क्या किया, इनको अरेस्ट करवा दिया। अब अरेस्ट करवा दिया तो यहाँ पर हो गया दंगा, यहाँ पर राइट्स क्रिएट हो गए। राइट्स कैसे क्रिएट हुए? यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी थे जो वेस्ट पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते थे। तो यहाँ के पाकिस्तानियों ने इंटरनल राइट छेड़ दिया, दंगा छेड़ दिया, और यहीं के लोगों को मारना शुरू कर दिया। और जब लगभग 300 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई, मारे गए, तो इस बात को, इस नरसंहार को मद्देनजर रखते हुए वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए उन्होंने उन्होंने क्या किया, यहाँ की एयर जो रूट्स थे पूरा ब्लॉक कर दिया। इंटरनेशनल जो एयर रूट्स थी पूरा ब्लॉक कर दिया, और जो भी उनकी फ्लाइट्स थी, सब में उन्होंने अपनी सोल्जर्स को सिविलियन ड्रेस में पहना करके और यहाँ पर भेज दिया। अब वे सारे के सारे सोल्जर्स थे। अब उन सोल्जर्स ने क्या किया, बजाय इसके कि उन दंगों को वो कंट्रोल करे, वो भी वहाँ के पाकिस्तानियों को, जो यहाँ के मूल पाकिस्तानी, जो बंगाली कल्चर को, बंगाली लैंग्वेज को जो प्रेफर करते थे, उन लोगों को मारना शुरू किया।
और सिर्फ मारा ही नहीं, उनकी अ, बीवी बेटियों को का बलात्कार किया। और डेटा के रिकॉर्ड के हिसाब से 3 से 4 लाख औरतों का बलात्कार हुआ। उसके अलावा लगभग 25 से 30 लाख लोगों का के साथ नरसंहार भी हुआ। ये तो है बांग्लादेशियों का रिकॉर्ड। और दूसरे देशों का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 4 से 5 लाख तक ही सिमट जाता है। तो ये रिकॉर्ड देखने को मिलता है। जब इतना सारा जब इतना सारा नरसंहार हुआ, तो ये क्या करने लगे, यहाँ के जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, उनके जो ऊंचे पद के लोग थे, उन लोगों को भी मारा जाने लगा। तो ये लोग भाग भाग के अब आने लगे इंडिया की तरफ। अब चूंकि ये इंडिया की तरफ घुसने लगे, ये इंडिया के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि लगभग 10 लाख बांग्लादेशी या उस समय के ईस्ट पाकिस्तानी यहाँ एंटर करने लगे इंडिया में रिफ्यूज लेने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। तो अब इंडिया उन लोगों को भगा तो सकती नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने शरण लिया था। तो उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उन लोगों को शरण दिया, और जो भी उनसे बन पड़ता था उन लोगों को रिफ्यूज दिया, सपोर्ट दिया, खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया कराई जितना हो सकता था। लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आई कि उस समय भारत खुद गरीबी की हालत से गुजर रहा था, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पहले आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 में तो आज़ाद हुआ था, और ये 70 की बात है। तो उन्होंने ये समझा कि बजाय इसके कि 10 लाख बांग्लादेशियों को शरण दे, वे पाकिस्तान के साथ लड़ाई करें, और जो भी 10 लाख जो आए हुए हैं उनको वापस उनके देश ईस्ट पाकिस्तान में भेजा जाए। तो इसके लिए इंदिरा गांधी ने उस समय के जो आर्मी चीफ थे, सैम मानिक शॉ, उनसे बात की, और उनको मनाने की कोशिश की। ये बात है आपकी अर्ली मार्च 1971, मार्च 1971 की। तो उस समय सैम मानिक शॉ ने इस बात को वहीं पे डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, ये कहते हुए कि वे इस समय कोई भी सैन्य कार्यवाही ईस्ट पाकिस्तान में नहीं कर सकते। अब सैम मानिक शॉ ने एक लॉजिकल रीजनिंग दिया। अब वो लॉजिकल रीजनिंग क्या था, इस समय चूंकि मार्च का महीना था, यहाँ पर एरिया सूखा हुआ था, तो अगर इंडिया यहाँ पर इन्वेड करती तो चाइना भी यहाँ से इंडिया में इन्वेड करता। यहाँ से एक इधर से लड़ाई होती और एक इधर से लड़ाई होती, टू फ्रंट वॉर हो जाता। तो इसको अवॉइड करने के लिए सैम मानिक शॉ ने उस समय रोक दिया, और इंदिरा गांधी को बोला कि मैं जो डेट आपको दे रहा हूं, अगर आप तब तक रुक जाती हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम जो लड़ाई करेंगे उसमें जीत होगी, हमारी होगी, और ईस्ट पाकिस्तानियों की भी होगी। इस बात को, इस लॉजिकल रीजनिंग को इंदिरा गांधी ने समझा, और सैम मानिक शॉ ने समय दिया दिसंबर मंथ का। अब दिसंबर क्यों? दिसंबर इसलिए क्योंकि तब तक जब जुलाई अगस्त या सितंबर में जब बारिश रुक जाती है, उसके बाद जब बांग्लादेश देश में जो नदियाँ नदियों का पानी जो है जब कंट्रोल में आ जाता है, वहाँ होता यूँ है कि बारिश के समय में इतनी बारिश होती है कि वहाँ की नदियाँ बाढ़ बना देती है। पूरा मतलब आधा बांग्लादेश आपका पानी से भर जाता है, और उस समय मिलिट्री वहाँ पर इन्वेड करके लड़ाई नहीं कर सकती थी। तो इसकी वजह से उन्होंने दिसंबर का मंथ दिया। तब तक क्या होगा कि ये बारिश का पानी कंट्रोल में आ जाएगा, और दिसंबर चूंकि ठंड का समय रहेगा, तो इस एरिया में इतनी ठंड पड़ती है कि बर्फबारी होती है, और उसकी वजह से चाइना इधर से लड़ाई नहीं करेगा। तो इंदिरा गांधी ने भी समझा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो 10 लाख जो आपके ईस्ट पाकिस्तानी भाग के आए थे, उनके साथ जो मुक्ति वाहिनी सेना के जो ऑफिसर्स थे या सोल्जर्स थे, उन लोगों को भारत की आर्मी और रॉ ने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया लड़ाई करने के लिए। उनको ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी, और उसके बाद इसके साथ साथ, ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको शरण भी दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वेस्ट पाकिस्तानियों ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी। तो क्या यूं कि जब ये नरसंहार चल रहा था
ईस्ट पाकिस्तान में जब वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री यहाँ पर घुस करके नरसंहार कर रही थी, औरतों के साथ बलात्कार कर रही थी, तब इन्होंने अपनी छवि को एक पॉजिटिव रूप में दिखाने के लिए इन्होंने भेजा एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट एंथनी मस्करेनस को 13 जून 1971 को यहाँ भेजा रिपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के फेवर में। लेकिन ये एंथनी मस्करेनस ने क्या किया, रिपोर्ट तो सब कुछ ले लिया, उसके बाद वे भाग करके चले गए यूके और उन्होंने वहाँ पर अखबार में रिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। जो सच्चाई थी वही उन्होंने वहाँ पर पब्लिश कर दिया। तब जाके दुनिया को पता चला कि एक्चुअली में पाकिस्तान किस तरह का नरसंहार यहाँ पर, किस तरह का जेनोसाइड यहाँ पर कर रही है, औरतों बच्चों के साथ किस तरह का पाप कर रही है। तब जाके दुनिया को पता चला। इसके पहले तक इंदिरा गांधी दूसरे देशों के साथ, अमेरिका या यूरोप या यूके के साथ बहुत सारी बातचीत की और पाकिस्तान के मिलिट्री को कंट्रोल करवाने की कोशिश की, बट वो असफल रही। किसी की तरफ से भी कोई सफलता नहीं मिली। और जब ये एंथनी मस्करेनस ने जब ये रिपोर्ट किया, तब जाके थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल असिस्टेंस तो नहीं बोल सकते हैं, बट एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंडिया को मिलना शुरू हुआ। अब पाकिस्तानियों की घटिया राजनीति यहीं तक नहीं रुकी। वे कितने बड़े जलील किस्म के इंसान हैं या देश हैं, इस बात से पता चलेगा कि अब महीना आ गया सितंबर का। सितंबर मंथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश में एक ऐसी हवा फैला दी, ऐसा रूमर फैला दिया कि इंडिया है सब कुछ करवा रहा है बांग्लादेश में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना को वहां पर एंट्री करना पड़ रहा है और इंडिया के खिलाफ जहर उगला गया पाकिस्तान के अंदर। और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पर क्रश इंडिया, इंडिया को तबाह कर दो के नारे लगाए गए जगह जगह पर। और ये इतना फैल गया पूरे पूरे देश में, यहाँ पर पूरे देश में फैल गया ये नारा। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और नारा लगाया, हैंग द ट्रेटर। अब ये ट्रेटर किसको बोल रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान कौन, जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जिनको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने ही नहीं दिया क्योंकि वे ईस्ट पाकिस्तान के हैं, और ये उल्टा उनको ट्रेटर गद्दार बोल रहे हैं। ये तो इनकी राजनीति है, ये इनकी हिपोक्रेसी है, और अपने आप को एक महान और ग्रेट मुस्लिम कंट्री बोलते हैं। खैर, उसके बाद अब क्या हुआ कि नवंबर 71 में 1971 में सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को वार्न किया कि तुम इंडिया के साथ वॉर में मत कूदो, ये तुम्हारे लिए एक सुइसाइड से कम कुछ भी नहीं होगा। उसके बावजूद, इस वार्निंग के बावजूद पाकिस्तान को समझ में नहीं आई, और उनके देश में सिर्फ यहाँ के नेता या सैनिक ही नहीं, यहाँ की पूरी आवाम इनके साथ इस पाप में शामिल थी। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर में कैंपेन चलाया, क्रश इंडिया एंड हैंग द ट्रेटर। और उसके बाद जब ये लगभग पाकिस्तानियों को पता चल गया था कि वॉर होना ही होना है, तो 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफील्ड्स पे अटैक कर दिया, सरप्राइज अटैक कर दिया। अब उनका सरप्राइज अटैक करने का मकसद क्या था, इजराइल ने एक 6 डे वॉर किया था, जिसमें उन्होंने अरब कंट्रीज पर एक सरप्राइज अटैक करके उनके 300 में से 280 एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया था। तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ करेंगे। उन्होंने सरप्राइज अटैक इंडिया पे किया तो सही, लेकिन इन लोगों ने एयरफील्ड्स में थे किसी भी एयर फाइटर्स को वो डिस्ट्रॉय सिंगल को भी नहीं कर पाए। उन्होंने यहाँ तक कि आगरा में ताजमहल को भी अटैक करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसके पहले ही इंडिया ने ताजमहल को जंगल की तरह उसको ढक दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ ताजमहल ही नहीं हो, क्योंकि उसका मार्बल जो है बहुत ज़्यादा चमकता है, चांद की तरह चमकता है, तो उसको एक हरियाली की तरह ढक दिया गया था। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब चूंकि सबसे पहला अटैक
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया पे कर दिया था, तो इससे साबित हो गया था कि अब वॉर होना ही है। पहला अटैक उन्होंने कर दिया, अगुवाई कर दी। अब इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को उड़ाया और यहाँ पर कराची को इतना ध्वस्त किया, इतना ध्वस्त किया कि उनकी सारी की सारी एयरफील्ड्स को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ की जो रिफ्यूलिंग होती थी नेवी की, वो भी खत्म कर दी। तो अब इनके पास ना एयरफोर्स रही और ना ही नेवी को रिफ्यूल करने की कैपेसिटी रही। अब इन्होंने क्या किया, यहां से इन्होंने भेज दिया पीएनएस गाजी को। पीएनएस गाजी को इन्होंने क्यों भेजा, क्योंकि यहां पर जो है आईएनएस विक्रांत था। आईएनएस विक्रांत जो कि जिसमें कि जो कि बैटल फील्ड है, एक तरह से कह सकते हैं बैटल कैरियर है, जिसमें से ये यहाँ पर अटैक पे अटैक कर रहे थे पाकिस्तानी सेनाओं पर। तो इन्होंने यहाँ से पीएनएस गाजी को भेजा और इस पर एक फिल्म भी बनी है, द गाजी अटैक। अब इन्होंने पीएनएस गाजी भेजा, अब इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया, आईएनएस विक्रांत की गलत गलत लोकेशन कई बार रूमर के तौर पे फैला दिया। और अब ये आईएनएस विक्रांत चला गया यहाँ पर और इधर आ गया आपका आईएनएस राजपूत। अब आईएनएस विक्रांत तो एक बैटल कैरियर था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था। आईएनएस विक्रांत बहुत बड़ा था, बहुत ह्यूज था, बट वो इतना पावरफुल नहीं था कि वो पीएनएस गाजी का मुकाबला कर सके। ये पीएनएस गाजी जो था, इन्होंने 1964 में अमेरिका से उधार में लिया था। उधार में आप कह सकते हैं लोन में लिया था, खरीद के नहीं लिया था, और ये चला रहे थे। तो खैर पीएनएस गाजी काफी पावरफुल था। तो जब ये इधर आया तो इन्होंने, इंडिया ने आईएनएस राजपूत की मदद से पीएनएस गाजी को डुबा दिया। हालांकि इसकी ध्वस्त होने की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती कि एग्जैक्टली हुआ कैसे, बट इंडियन सोर्सेस के मुताबिक ये पता चलता है कि आईएनएस राजपूत ने ही पीएनएस गाजी को डुबाया। जब पीएनएस गाजी भी डूब गया, ध्वस्त हो गया, तब वेस्ट पाकिस्तानियों की साइकोलॉजी खत्म हो गई। उनका आप कह सकते हैं मनोबल पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ये बहुत 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 ही पावरफुल था। उसके बाद आया अब इंडियन थल सेना की बारी। अब आ गया था, चूंकि ये दिसंबर आ चुका था, तो अब इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे कमांडोज को यहाँ पर एयर ड्रॉप करना शुरू किया। इन्होंने कुछ 700 से 800 आर्मी ऑफिसर्स को एयर ड्रॉप किया, जिनमें 700 से 800 नहीं थे, कुछ 350 400 ही थे, बाकी के बाकी पुतले थे। लेकिन अब यूके, यूनाइटेड किंगडम की जो बीबीसी न्यूज चैनल है, बीबीसी न्यूज चैनल, उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर इस 700-800 की जो आर्मी थी उसको बढ़ा चढ़ाकर इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया में उन्होंने बता दिया 5000। अब इनकी पीएनएस गाजी एक तो पहले डूब चुकी थी और इधर 5000 की सेना एयर ड्रॉप, उनके हिसाब से पाकिस्तानियों की हालत और खराब हो गई। अब पहले तो सिर्फ मुक्ति बाहिनी सेना थी बांग्लादेश के अंदर में, जो कि लड़ाई कर रही थी पाकिस्तानियों के खिलाफ। अब आ गई इंडियन आर्मी। अब ये दोनों मिल करके उनको इतना धोया, इतना धोया, इतना धोया कि अंत में उनको अंत में 16 दिसंबर तक, जो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये जो लड़ाई चली, अंत में इंडियन जनरल ने पाकिस्तानियों को 30 मिनट का, सिर्फ 30 मिनट का समय दिया सरेंडर करने के लिए। और जो उस समय के पाकिस्तानी जनरल थे, उन्होंने बिना किसी रेजिस्टेंस के उन्होंने तुरंत ही सरेंडर कर दिया अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ। ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। 93,000 सोल्जर के साथ उन्होंने कुछ रिटेलिएट नहीं किया, कुछ फाइट बैक नहीं किया, उन्होंने वहीं का वहीं 30 मिनट के अंदर में सरेंडर कर दिया। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का सपोर्ट किसने किसने किया। इसमें पाकिस्तान का सपोर्ट सबसे ज्यादा यूएसए ने किया। यूएसए ने, इसकी मक्कारी ऐसी है कि इसको पता था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहा, वहां नरसंहार कर रहा है, औरतों के साथ बलात्कार कर रहा है। उसके बावजूद ये यूएसए जो है पाकिस्तान को पैसे भी दे रहा था,
आर्म्स अम्यूनिशंस भी दे रहा था, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, या हर तरफ से सपोर्ट दे रहा था। यहाँ तक कि यूएसए ने चाइना को कन्विंस किया इंडिया के साथ लड़ाई करने के लिए, लेकिन चाइना इधर नहीं आया क्योंकि इस समय इधर बर्फबारी चल रही थी और इंडियन सेना भी इधर तैनात थी उनसे लड़ने के लिए। यूएसए ने सऊदी अरब को भी कन्विंस किया आर्म्स अम्यूनिशन भेजने के लिए, द किंग ऑफ जॉर्डन को भी कन्विंस किया। यहाँ तक कि श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को अपना एयरफील्ड दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एयरफोर्स को जाने में काफ़ी समय लगता था और उसको रिफ्यूलिंग करने के लिए बीच में कोई जगह नहीं मिलती थी, इधर से तो रास्ता ब्लॉक था। तो श्रीलंका ने यूएसए के कहने पर नहीं, खुद की मर्जी से यहाँ पर एयरफील्ड या एयर ऑपरेशन करने की इजाज़त दी, रिफ्यूलिंग की इजाज़त दी, और यहाँ से वे एयर फाइटिंग करते थे। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका ने यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया, जो कि उस समय के यूएस के जो एम्बेसडर थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने एक रेजोल्यूशन रखा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की दोनों अपनी सेना वहां से ले गए। लेकिन तब तक अगस्त 71 में इंडिया और सोवियत यूनियन की फ्रेंडशिप ट्रीटी पास हो चुकी थी, और इसीलिए जब ये रेजोल्यूशन वहां पर सितंबर अक्टूबर के दौरान जब पास कराए जाने की कोशिश की गई तो सोवियत यूनियन ने इसको वीटो कर दिया, मतलब ये नहीं हो सकता। उसके बाद ये बहुत बार ट्राई किया गया, उसके बावजूद नहीं हुआ। उस समय के यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा कमीनापंती दिखाई। उनको सब पता था कि वेस्ट पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है, उसके बावजूद चूंकि सोवियत यूनियन हावी हो जाता है, इसके लिए वो इनके साथ गलत होने दे रहा था और आर्म्स अम्यूनिशन भेज रहा था। जब फाइनली जब रिचर्ड निक्सन को पता चल गया, समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता और पाकिस्तानी जो है इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती, तब उन्होंने खुद का बैटल कैरियर, एयरफोर्स वगैरह सारा 7 फ्लीट भेज दिया इंडिया से लड़ने के लिए। अब यहां पर आती है यूएस की सेना। यूएस और यूके की ईगल दोनों आती है अपना 7वां बेड़ा लेकर के। अब जब इसकी जानकारी इंडियन इंटेलिजेंस को पड़ती है तो इंदिरा गांधी, उस समय की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तुरंत से सोवियत यूनियन को ये जानकारी दी, और सोवियत यूनियन ने इमीडिएटली विदाउट डिले अपनी सारी की सारी या अधिकतर बैटल कैरियर्स, अपनी परमाणु एटॉमिक जितनी भी एयरफोर्स रिलेटेड जो फाइटर्स थी, वो सारी के सारी यहाँ 40वां बेड़ा, इन्होंने तो सिर्फ 7वां बेड़ा ही लाया था, 7 फ्लीट लाया था, इन्होंने 40वां बेड़ा ला करके पूरे इंडिया को ऐसे घेर करके प्रोटेक्ट कर दिया। इस तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया, और उन्होंने क्या किया, इसको चूंकि ये सबमरीन्स थी अधिकतर, इन्होंने पानी के ऊपर ला दिया, ताकि यूएस जब इसको सैटेलाइट से देखे तो उनको पता चले कि इंडिया टोटली प्रोटेक्टेड है। और जब यूएसए ने देखा कि इंडिया के चारों तरफ सबमरीन्स, एटॉमिक सबमरीन्स वगैरह सब लगे हुए हैं, तब इनको समझ में आ गया कि वी आर टू लेट, और यूएस और यूके दोनों के दोनों दुम दबा के पीछे भाग गए। और इस तरह से सोवियत यूनियन ने इंडिया को बचाया, और इनके भाग जाने के बावजूद सोवियत यूनियन यहाँ 10-15 दिन तक ऐसे ही इंडिया को प्रोटेक्ट करती रही, और इस दौरान इंडियन आर्मी ने अपना खेल खत्म कर दिया, और इस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से टोटली अलग हो गया। और आज के तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है, और बांग्लादेश कहीं ज़्यादा पीसफुल है। यहाँ पर उस तरह के दंगे फसाद, मस्जिदों में बमबारी, स्कूलों में बमबारी पाकिस्तान जैसी नहीं होती। आप कह सकते हैं बहुत हद तक बांग्लादेश आपका सेक्युलर कंट्री है। पाकिस्तान एक ढकोसला पन दिखाता है कि एक मुस्लिम कंट्री है। तो इस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ इंडिया के हाथों। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।